हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स के सीरीज़ नंबर 6। सीरीज़ हम लोग 6 डिस्कस करेंगे और इससे पहले की क्वेश्चन सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो चैनल पर विज़िट करें और प्लेलिस्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स से देखिए। ठीक है, चलिए तो आज का जो है सीरीज़ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। एक न्यूज़ है, अगर आप चैनल पर नए विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे FCI कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप हमारे साथ FCI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, जिसमें कि आपको केवल और केवल कोर्स प्राइस 999 में हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो लेक्चर्स देंगे प्लस PDF प्रोवाइड कराएंगे और आपको जो है प्रीवियस ईयर के मटेरियल क्वेश्चन पेपर जो है हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है, थ्योरी डैश इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिव एजम्पशन अबाउट वर्कर। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि पॉजिटिव एजम्पशन देती है, मतलब कि आपको ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि हमारे बताती है कि जो वर्कर हैं वो आपकी जो है पॉजिटिव वे में काम करने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में पॉजिटिव एजम्पशन देती है। ठीक है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, उनको कोई भी तरीके का आपको ड्राइव नहीं देना पड़ता है कि आप उनको काम करने के लिए मोटिवेट करो। तो ये जो थ्योरी होती है वो थ्योरी हमारी वाई थ्योरी जो है हमारी यहाँ पे काम करती है, जो कि आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थ्योरी वाई, जहाँ पे आपको वर्कर को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपना काम अपने तरीके से और अपने टाइम पे करने की काबिलियत रखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द डैश थ्योरी स्टेट अ मैनेजर्स चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी थ्योरी होगी, ठीक है, द कंटीजेंसी थ्योरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कंटीजेंसी थ्योरी जो हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ नॉट अ फयोल्स प्रिंसिपल। फयोल प्रिंसिपल में 4 जो है कि हेनरी फयोल ने 4 प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल थे उनके, जिसमें उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए पड़े हैं, 14 जितने भी प्रिंसिपल आपको उन्होंने कवर किए थे। ठीक है, हेनरी फयोल के जो भी प्रिंसिपल थे, तो पहला तो डिवीज़न ऑफ वर्क उन्होंने किया था, दूसरा था अथॉरिटी और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा था डिसिप्लिन, चौथा था यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट इंटरेस्ट, चौथा न्यूमरेशन, फिर उसके बाद हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन, फिर स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट दे कॉर्प। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हेनरी फयोल के प्रिंसिपल में इंक्लूड थी। इंक्लूड क्या नहीं था, तो इंक्लूड जो है हमारा ये था, ग्लोबलाइजेशन जो है इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज़ नॉट अ मैनेजमेंट साइंस थ्योरी। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट साइंस थ्योरी में नहीं आता है। तो इसमें जो है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक आपका आता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे मैनेजमेंट थ्योरी में ही आते हैं, यहाँ पे साइंस थ्योरी में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज का। नेक्स्ट थ्योरी है क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी डैश स्टेट दैट द एवरेज एम्प्लॉयज इज लेजी एंड विल ट्राई टू डू
एज लिटिल एज पॉसिबल। यहाँ पे किस थ्योरी की बात करिए, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव एजम्पशन की बात की थी, वो थ्योरी हमारी वाई थी। वाई पे क्या होता है, वहाँ पे वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वहाँ पे मोटिवेशन की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो अपने काम अपने तरीके से अपने टाइम पे करना जानते हैं। बट यहाँ पे थ्योरी एक्स की बात करेंगे हम लोग, तो जो थ्योरी एक्स है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी एम्प्लॉय होते हैं हमारे थ्योरी एक्स में जो आते हैं, ये लोग लेज़ी होते हैं, ठीक है, काम को लेके सीरियस नहीं होते हैं, मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। इनको जो है कि आपको ड्राइव देनी पड़ती है, ठीक है, इनको आपको धक्का लगाना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी अपना काम निकलवाने के लिए। तो ये जो है कि हमारे थ्योरी एक्स के जो है कि ये थ्योरी एक्स स्टेट करती है हमारी कि ये लेज़ी हैं, ट्राई करते हैं कि थोड़ा इससे थोड़ा काम इनको करना पड़े। तो यहाँ पे जो थ्योरी एक्स हो जाएगी। थ्योरी वाई की हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। In a recent history, workers have felt that they should be empowered in workplace. This is an example of recent history या फिर recent जो थ्योरी होती हैं, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि वहाँ पे जो है कि वर्कर जो है ऐसा फील करते हैं कि उनके वर्क प्लेस पे उनको जो है एम्पावर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर उनको एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। ऐसे कौन सी जो है जो है कि हमारी रिसेंट हिस्ट्री या फिर कहेंगे उसे। तो यहाँ पे जो है कि आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगा, आपका सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएंगी। बट यहाँ पे आपको जो है सोशल इन्फ्लुएंस अगर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वो जो है कि हर तरीके से रिस्पेक्टेबल होंगे, ठीक है, और उनकी जो है कि एम्पावर्ड भी होंगे और वर्क अच्छे से करेंगे, अपना जो भी काम है वो अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे जो सोशल इन्फ्लुएंस ये जो है ये एक अच्छा एग्जांपल है इनका ये जो है कि एम्पावर्ड दिखने का या रहने का। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोशल इन्फ्लुएंस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट व्यू पॉइंट नोन एज। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, इस किस मैनेजमेंट के पॉइंट पे से आता है, तो ये हमारा जो है कि बिहेवियरल से नहीं, क्वांटिटेटिव से नहीं और क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं और सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव से नहीं। ये जो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा क्लासिकल पर्सपेक्टिव से। ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारे क्लासिकल पर्सपेक्टिव से ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। द थ्योरिस्ट दैट एडवोकेटेड स्टैंडर्ड methodology for doing a task and suggested that worker were motivated by pay according to the output और piece work। कौन सी थ्योरी ने बताया था ऐसा मेथड अपनाना चाहिए कि उनको काम करने के लिए और उनके काम को मोटिवेट करने के लिए, ऐसा क्या मतलब बताया था कि उनके काम को मोटिवेट करने के लिए हमें उन्हें कुछ पे करना चाहिए, ठीक है, उनको मोटिवेट रखने के लिए उनको पे करना चाहिए या फिर उनको कुछ ना कुछ उनको सजेस्ट करते रहना चाहिए। तो ऐसी कौन सी थ्योरी या फिर कौन से जो है साइंटिस्ट ने बताया था, तो इन्होंने बताया था, फ्रेडरिक टेलर ने इन्होंने बताया था कि आपको जो है आपको उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए आपको कुछ न कुछ उनको वहाँ पे करना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए। अब हेनरी फयोल जो है कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया था जिसको मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है। तो हेनरी फयोल जो है कि हमारे 14 जो है कि प्रिंसिपल के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज अ थ्योरी वाई मैनेजर्स यू बिलीव दैट योर एम्प्लॉयज़। आप क्या करते हो, थ्योरी वाई के जो मैनेजर होंगे, ठीक है, थ्योरी वाई के जो मैनेजर होंगे वो क्या बिलीव करेंगे, वो क्या विश्वास रखते हैं। तो थ्योरी वाई में जो भी होंगे उनका जो पॉजिटिव जो है एटीट्यूड ही रहेगा, ठीक है, किसी को भी लेके, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जितने भी उनके काम है, ठीक है, उनके जो भी काम है, जो भी उनकी जॉब है, जो भी उनके है ना कि एक प्रोजेक्ट आप उनको मिल रहा है, तो वो जो है कि सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ डायरेक्टेड होंगे और जो है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जो थ्योरी वाई होती है वो वहाँ पे पॉजिटिव आपको एस्पेक्ट दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट डज द केस साइंटिफिक मैनेजमेंट इन एक्शन इलस्ट्रेट।
ऐसी कौन सी थ्योरी है जो बताती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इन एक्शन को इलिस्ट्रेट करती है? ऐसी कौन सी मैनेजमेंट थ्योरी है? ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे हमारे, जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच मैनेजमेंट में हम लोग अपनाते थे, वो हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये हमारे जो है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इन एक्शन के जो है करेक्टली इसको जो है कि अच्छे से इलिस्ट्रेट करता है या दर्शाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन को बोला क्या, पूछा क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की क्रिटिसिज्म को नहीं करता, बताता है। ठीक है, तो ये जो है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसका हो जाएगा सी, जॉब्स बिकम टू कॉम्प्लेक्स फॉर वर्कर टू हैंडल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है ये हो जाएगा हमारा जॉब्स बिकम टू कॉम्प्लेक्स फॉर वर्कर टू हैंडल। जो जॉब है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वर्कर जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक टेलर, हु वाज टू ब्लेम फॉर द इनएफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू जो फ्रेडरिक टेलर थे, इनके अकॉर्डिंग जो है कि किसको हम ब्लेम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वो इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम किसको जो है ब्लेम करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि यूनियन को ब्लेम नहीं करेंगे, आपकी यूनियन खुद आ जाएगी ब्लेम करने के लिए इनको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वर्कर को भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ का मैनेजर अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ का अगर मैनेजर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच ऑफ दीज वॉज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा जो है कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशियल पे रेट। डिफरेंशियल पे रेट का मतलब है यहाँ पे कि आपको अलग अलग जो भी आपके ओहदे हैं, जो भी आपके जिस लेवल पे लोग हैं उनके हिसाब से उनको पे कर रहे हैं आप और रेट कर रहे हैं, या फिर सिस्टमेटिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, यहाँ पे भी ये जो है कि पार्ट होगा। वर्क स्पेशलाइजेशन ये भी पार्ट होगा। ठीक है, जो पार्ट नहीं होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो वो होगा वर्कर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप वर्कर के कंट्रोल और प्रोडक्शन के कंट्रोल को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। वर्क कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे जो वर्कर और कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन की जो है आप यहाँ पे जो है ये पार्ट नहीं होंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें से जो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का जो है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, दूसरा हो जाएगा वेल डिफाइंड हायरकी, तीसरा हो जाएगा स्ट्राइविंग टू बी अ फर्स्ट क्लास वर्कर, और चौथा हो जाएगा फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो है कि ए बी सी और डी, यहाँ पे ए बी और डी जो है यहाँ पे आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के होंगे। ठीक है, ए बी सी जो है आपके करेक्ट आंसर है, और सॉरी डी आपके करेक्ट आंसर है, और जो सी होगा वो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट कंसर्निंग वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है वेबर का जो कि बताता है कि सही नहीं है। ठीक है, वो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा लास्ट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, इट रिजेक्ट रेशनल अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि ये जो है कि जो भी रेशनल अप्रोचेस हैं उसको जो है रिजेक्ट करता है मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अर्लियर की मैनेजमेंट आइडिया प्रीडेटिंग
द वर्क ऑफ फ्रेडरिक टेलर एंड मैक्स वेबर। कौन से की मैनेजमेंट जो है पहले थे, कौन कौन से आइडिया थे फ्रेडरिक टेलर और मैक्स वेबर के लिए? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन जो है कि की मैनेजमेंट और आइडिया जो थे हमारे फ्रेडरिक टेलर और मैक्स वेबर दोनों के थे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का नेक्स्ट करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का की एम क्या था? ठीक है, एम क्या था? तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट होगा, कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी हमारा आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो उसका सबसे पहले तो यही की या फिर एम, सिंगल एम यही होता है कि आप इनपुट को कम करो, ठीक है, इनपुट कम करो और आउटपुट मैक्सिमाइज़ करो। तो यहाँ पे जो एम होगा, जो की एम होगा वो होगा आपका टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट से कौन सा की जो है कि मैनेजमेंट एसोसिएटेड नहीं है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। जबकि आपका जो है कि वन बेस्ट वे, टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है, और सिस्टमेटिक सिलेक्शन, ये जो है कि आपका ये आपके मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो है कौन सा जो है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का ट्रू नहीं है, ठीक है, या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा पहला ऑप्शन है, इट गिव राइज टू मॉडर्न ऑपरेशन रिसर्च। ये जो है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे मॉडर्न रिसर्च सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। इट रेजेस क्वेश्चन एज टू हाउ रिवॉर्ड फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे आपको रिवॉर्ड इंक्रीज़ करना है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर प्रोडक्टिविटी को आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी सही है। और डी भी आपका जो है कि मैनेजर आर चूजन फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड रेशनैलिटी। तो यहाँ पे जो है कि मैनेजर को चूज़ करना है कि उसके काम के हिसाब से, उसके इंटेलेक्चुअल के हिसाब से आपको वहाँ पे उनको चूज़ करना है। तो ये भी आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट में सही होंगे। जो सही नहीं होगा वो होगा, इट इज़ आउटडेटेड एज अ थ्योरी एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू टुडेज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो कि पुरानी थ्योरी है, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी पे ये अप्लाई नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंटीजेंसी थ्योरी सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट अप्रोचेस नीड टू टेक एन अकाउंट इनटू द अकाउंट द इनफॉर्मल सोशल लाइफ ऑफ वर्कर एट वर्क। यहाँ पे जो कंटीजेंसी थ्योरी थी, इन्होंने क्या बताया था कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। तो ये इन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट अप्रोचेस नीड टू टेक अकाउंट, जो भी मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं, है ना, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है कि हमारी सोशल लाइफ वर्कर की भी जो है हम काम करते वक्त जो है उनकी सोशल लाइफ जो है वो भी वहाँ पे मेंटेन की जाए। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं करता है वो क्या होगा। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन वर्कर्स पे। ठीक है, वर्कर की पे में जो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो रही है, उनके पे मतलब जो भी उनके पेमेंट दे रहे उसमें नहीं रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, ये नहीं होगा। इट इज़ बेटर सूटेड टू कॉम्प्लेक्स जॉब, ठीक है, बेटर है कि कॉम्प्लेक्स जॉब वहाँ पे सूट मतलब मैच करे। नेक्स्ट है, इम्प्रूवमेंट इज़ नेसेसरी मेंटेनेबल, इम्प्रूवमेंट जो है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मेंटेन की जाए। और नेक्स्ट है जो है हमारा करेक्ट आंसर डी,
इट इज़ बेटर सूटेड टू सिंपल जॉब। ठीक है, ये जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता। इट इज़ बेटर टू सूटेड अ सिंपल जॉब। सिंपल जॉब है तो वहाँ पे आपको सिंपल काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके सिंपल जो है कि एम भी होंगे, गोल भी होंगे, और आपकी सिंपल सैलरी भी हो गई। तो इस तरीके से आपका जो है ये नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, साइंटिफिक मैनेजमेंट गिव राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न डिसिप्लिन। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थे वो मॉडर्न डिसिप्लिन, किस मॉडर्न डिसिप्लिन को जो है यहाँ पे लाए हैं। तो यहाँ पे जो है कि मॉडर्न में सबसे मॉडर्न की बात करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी डिजिटल हो रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। ठीक है, रिसर्च सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सब चीज़ें बढ़ रही हैं यहाँ पे। तो आपकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर ऑपरेशंस रिसर्च। जो भी मॉडर्न थ्योरी आई हैं उसमें क्या चीज़ें बढ़ी हैं तो वो हो जाएंगी आपकी ऑपरेशंस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 22 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्स राइटिंग आर एसोसिएटेड विद ब्यूरोक्रेसी। कौन ऐसे मेन थे या कौन ऐसे साइंटिस्ट थे। बेसिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट। ठीक है, एसोसिएटेड साइंटिस्ट विद द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कौन है, तो यहाँ पे जो है कि आपके मैक्स वेबर जो है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। ठीक है, और हमारे हेनरी फेयोल जो है 14 प्रिंसिपल से रिलेटेड है, और जो है कि आपके फ्रेडरिक टेलर की बात आपने अभी अभी की है पिछले कुछ क्वेश्चन में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू फेयोल्स प्रिंसिपल मैनेजमेंट स्प्रिट द कॉर्प रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्प्रिट द कॉर्प जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपका जो पूरी की पूरी मैंने 14 जो आपके हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल मैंने डिस्कस की थी, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रिंसिपल आपको सिंपली है, बट यहाँ पे आपको दूसरी भाषा में स्प्रिट द कॉर्प्स, इसका मतलब होता है टीम वर्क एंड हारमोनी। टीम वर्क एंड हारमोनी का मतलब हुआ कि आपका टीम वर्क है प्लस वहाँ पे जो है कि समझदारी है, सारी चीज़ें हैं, और इसलिए वहाँ पे शांति भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी टीम एंड हारमोनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज बेस्ट कैप्चर हाउ क्लासिकल मैनेजमेंट व्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी जो है कि मैनेजमेंट तो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज बेस्ट कैप्चर हाउ क्लासिकल मैनेजमेंट व्यू द ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिकल मैनेजमेंट कैसे जो है कि मैनेजमेंट जो है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को देखता था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कैसे हम देख पाएंगे, तो वहाँ पे जो है कि मशीन के हिसाब से। ठीक है, मशीन वहाँ पे आप कैसे यूज़ होती थी, कैसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वहाँ पे अप्लाई किए जाते थे, ये सब सारी चीज़ देख करके हम वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बेस्ट ए एज अ मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यहाँ पे क्या होगा, जो करेक्ट आंसर इसमें से देखेंगे सारे, तो ये हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट थ्योरी की बात कर रही है। ठीक है, तो मैनेजमेंट थ्योरी में हमारा जो है कि आ जाता है मैनेजमेंट साइंसेस, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो सिस्टम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट ये हमारा जो है कि इसमें से नहीं होगा, मैनेजमेंट थ्योरी में सिस्टम मैनेजमेंट नहीं हो, तो ये ऑड हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे इन क्वेश्चन 27, इन जनरल थ्योरी वाई एंड थ्योरी एक्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किस पर्सपेक्टिव से जो है बिलोंग करती है या किस पर्सपेक्टिव को दिखाती है। तो जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, इन्होंने बात करी थी कि मोटिवेशन और नॉन मोटिवेटेड पीपल की। ठीक है, एम्प्लॉय की। तो जो थ्योरी वाई के होते हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, ये जो है कि खुश दिल इंसान होते हैं, अपने काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। बट जो थ्योरी वाई के लोग हैं, जो थ्योरी एक्स के लोग हैं, जो भी वर्कर हैं, जितने भी लेबर होंगे इससे रिलेटेड, ये क्या है ना, ये कोई भी काम करने के लिए ना तत्पर नहीं रहते। इनको जो है कि ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी हर टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ये किस हिसाब से बिलोंग करते हैं, किस हिसाब से इनकी बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो है कि सोशियो पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव है ये यहाँ पे दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का नेक्स्ट जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिक्स बिहेवियरल साइंस इन्फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।
कौन सा जो है कि बिहेवियर साइंस से मिक्स नहीं करता है, ठीक है, कौन सा उसका पार्ट नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी जो है कि ये नहीं बताती है कि हमारा जो है कि जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का वो जो आएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। द बिहेवियरल साइंस अप्रोचेस एड विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस द मैनेजमेंट। बिहेवियरल साइंस में कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि मैनेजमेंट को और भी एम्फेसाइज करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा नेक्स्ट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपिंग बिहेवियर टेक्निक्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होगा हमारा ह्यूमन बिहेवियर के को कैसे हम मैनेज करते हैं और जो है कि उनके बिहेवियर और टेक्निक्स को कैसे हम जो है कि देखते हैं और कैसे डेवलप करने की कोशिश कराते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 29 का सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है द सिस्टम थ्योरी टेक्स इनटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी कौन सी थ्योरी जो है कि सिस्टम थ्योरी को अकाउंट करती है। तो ये जो है कि हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा ए अ होल सिस्टम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जो है कि सिस्टम थ्योरी जो है कि हमारी क्या क्या कंसीडर करती है, अ होल सिस्टम ऑफ एनीथिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, किसी भी बिजनेस की बात कर लें, किसी भी एम्प्लॉय की बात कर लें या किसी भी हायर की जो हम बात करें किसी भी कंपनी की उसकी बात कर लें, तो जो सिस्टम थ्योरी है वो जो है कि सारे की सारी चीज़ों को कवर करती है और सारे की सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो हो जाएगा हमारा ए होल सिस्टम ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज क्लोजली कनेक्टेड टू द कंटीजेंसी थ्योरी। इसमें से कौन सा जो है कंटीजेंसी थ्योरी से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा नो वन बेस्ट वे। नो वन बेस्ट वे जो है हमारा क्लोजली रिलेटेड है हमारी कंटीजेंसी थ्योरी से। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू द चेंज। ऐसा कौन सा है जो कि हम ऐसा कौन सा वे नहीं है कि हम जो है कि कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं उसको हम रेजिस्ट करेंगे, है ना। तो ऐसा क्या चीज़ होगा कि ऐसा कौन सा चीज़ नहीं होगा जिससे कि हम नहीं चाहेंगे कि उससे बाहर निकलें या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे हो जाएगा बुलिंग एंड हैरासिंग द पीपल। यहाँ से इस चीज़ को कभी भी मैं कोई भी होगा वो प्रमोट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। हमेशा इसको जो है कि वही अपोज ही करेगा, ठीक है। हमेशा रेजिस्ट करेगा कि ये जो है कि चीज़ें ख़त्म हो, है ना। हमेशा ये चीज़ें ये चेंज होती रहे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये हो रही है तो उससे होता रहे। ऐसा कहीं भी किसी भी आप कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप वहाँ पर अगर किसी को कोई हरास कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ख़त्म करने के लिए आपको रेजिस्टेंस होना पड़ेगा, आपको वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत लानी पड़ेगी। तो बुलिंग एंड हैरेसिंग द पीपल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। कौन सा रीज़न होगा यहाँ पे किसी को भी चेंज होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एब्सोलेंस ऑफ स्किल, फियर ऑफ इकोनॉमिक लॉस, फियर ऑफ अननोन। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी वो जो है कि किसी को भी जो है कि चेंज करने के लिए रेजिस्ट कर सकती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। चेंज विच टेक्स प्लेस ग्रेजुअली विदाउट एनी रेजिस्टेंस आर। ऐसा कौन सा चेंज होता है जो बिना किसी रेजिस्टेंस के धीरे धीरे होता रहता है। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं। तो वो जो होता है वो हमारा होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जैसे कि बात करेंगे कि पहले सब लोग हमारे जो पूर्वज थे वो बोलते थे कि वो लोग बंदर थे, ठीक है। वो लोग बंदर थे, मंकी थे या फिर चिंपैंजी कह लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कि वो अपने धीरे धीरे एक हाथ पे खड़े होना शुरू किए। फिर उन्होंने जो है कि फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने जो भी फूड थे उनको ढूंढना शुरू किए, उनको पका कर खाना शुरू किए, ठीक है, फूड को। फिर उन्होंने जो है कि खेती करना शुरू किया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है कि ग्रेजुअल हुई हैं, धीरे धीरे ही हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन है। और आज के ज़माने में हम लोग जो है रोबोट सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो ये जो है कि हमारा सारा इवोल्यूशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ग्रेजुअल चेंज होता है, ठीक है, वो होता है हमारा इवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ पीपल
विथ टाइप ए पर्सनालिटी। ए पर्सनालिटी के लिए क्या करेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो है कि ये जो इनकी ए टाइप के पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, दे हैव इंटेंस डिज़ायर टू अचीव एंड आर एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव। इनमें जो है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ही इंटेंस, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है और जो है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज मिशन स्टेटमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी विजन इज दैट। किसी भी कंपनी के मिशन में और उसके जो स्ट्रैटेजी है उसके कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर अपने डी पे। अ मिशन स्टेटमेंट टिपिकली आइडेंटिफाइज दैट व्हाट द कंपनी प्रोडक्ट और द सर्विस व्हाट टू डू। बोल रहा है कि कंपनी का जो हमारा मिशन होता है वो होता है कि उसे क्या करना है, ठीक है, और जो हमारे कस्टमर को उनको क्या देना है, ठीक है, और जो उनका स्ट्रेटजी होता है उनको जो है कि वो ये चीज़ दिखाते हैं कि वो कहाँ है, उन्हें क्या करना है और उन्हें कैसे जाना है, उस चीज़ को कैसे उसको पाना है, जो भी उनकी मिशन है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं इनके कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी में अंतर, कि जो उनका मिशन है कि उनको करना क्या है कंपनी के प्रोडक्ट के साथ और अपने कस्टमर के साथ, और मार्केट को कैसे सर्व करना है, ठीक है, और वो वहाँ पे क्यों है। ये सब सारी चीज़ें उनकी कंपनी के मिशन में आता है। और उनकी स्ट्रैटेजी में क्या आता है, वेयर वी आर गोइंग एंड वाई, वो वहाँ क्यों है और वहाँ पे क्यों, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वो क्यों जाना चाहते हैं, ये उनका जो है स्ट्रैटेजी का विज़न होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। द मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ। जो मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं वो जो भी मैनेजमेंट के प्रोसेस फंक्शन है वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या क्या उनके अंदर आता है। तो कोई भी मैनेजमेंट होगा वहाँ पे होगा हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। 4 चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी मैनेजमेंट में ज़रूरत होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कर्ट लेविन फेमस 3 स्टेज पर्सपेक्टिव मॉडल ऑफ चेंज। जो इसमें से कर्ट लेविन के जो हमारे 3 स्टेज पर्सपेक्टिव मॉडल के नहीं हैं। तो यहाँ पे इनका जो है कि फ्रीजिंग होगा, ठीक है, फ्रीजिंग हो जाएगा, अनफ्रीजिंग होगा और चेंज होगा। ये जो है कि इनका 3 स्टेज होता है। और चौथा स्टेज इसमें से क्या नहीं होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर में से हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेल्टिंग रेजिस्टेंस। मेल्टिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है कि आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कर्ट लेविन के मॉडल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी के जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा इसमें से नहीं होगा। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होगा ही होगा, एमडी होते ही है, ठीक है, सीईओ होते ही हैं, आपके सेक्रेटरी होते ही हैं। तो ऑफिसर्स जो भी होते हैं वो आपकी जो है कि कंपनी के ऑर्गन मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 38 का वो हो जाएगा ऑफिसर। और ऑफिसर हमारे जो भी होंगे मेनली अगर कहें तो प्रायरली क्या होते हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वो किए गए, अपॉइंट किए गए हैं। तो ऑफिसर्स जो आते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए रहते हैं। तो इसलिए जो है हमारे किसी भी कंपनी के प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सीईओ, वर्कर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की। Force field analysis suggests that before a manager embark on a change strategy, he should properly identify and evaluate dash and dash। कोई भी है मैनेजर, ठीक है, वो अगर कोई भी स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली चेंज करना चाहता है ना, अपने हिसाब से करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसे जो है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करनी चाहिए कि ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स, 2 चीज़ें उसे जो है कि ज़रूर से आइडेंटिफाई और इवेल्युएट कर लेनी चाहिए। ड्राइविंग
फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स, दो चीज़ें, कि उसे क्या क्या चीज़ें आप जो आप चेंज करना चाहते हो उसको जो है कि ड्राइव करने के लिए कौन सा फोर्स होगा और जो उसको रोकने वाला कौन कौन सा फोर्स होगा वहाँ पे, ठीक है। इन द सेंस कि आपकी यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी कंपनी को बढ़ा सकती हैं, है ना, एक्सेलरेट कर सकती हैं, और कौन सी चीज़ें जो है कि उसकी कंपनी को रोक सकती हैं ना, कौन सी चीज़ें उसके लिए हार्मफुल होंगी। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे उसको इवैल्यूएट और आइडेंटिफाई कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ओके 2 बार रिपीट हो गया, कोई ना। क्वेश्चन नंबर 39 की, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बिकमिंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज़, ऐसा कौन सा होगा चीज़ जिससे कि कोई भी जो डायरेक्टर है या फिर कोई भी एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी का, उसको हटा सकते हैं। तो इंसॉल्वेंसी, फ्रॉडुलेंस डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अनसाउंड माइंड, ऑल ऑफ दिस। तो कोई भी होगा, फ्रॉड होगा, ठीक है, गंदी आवाज़ निकालता हो, गाली देता हो, ठीक है, धोखेबाज हो, तो ये सब सारी चीज़ें अगर किसी भी इंसान के अंदर होगी, वो कहीं भी काम करता है, तो उसे वहाँ से निकालने का, डिस्क्वालीफाई करने का पूरा पूरा हक होगा, या फिर वो पूरा पूरा उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट सम डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ डैश इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। इसमें जो है कि जो है बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सम डायरेक्टर फॉर पीरियड, किसी भी कंपनी में अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने दिन के लिए किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, तो वो जो है कर सकती है, ठीक है, नॉट मोर देन 3 ईयर, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की, अ डायरेक्टर हैज़ टू होल्ड अ मिनिमम क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ शेयर डैश विद इन मंथ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। किसी का भी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन अमाउंट कितना होना चाहिए एक मंथ में, तो मिनिमम जो है हमारा 5,000 2 महीने के अंदर होना चाहिए उनका, जो है जो मिनिमम अमाउंट शेयर का होना चाहिए 5,000, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 5,000 एंड 2 मंथ फॉर 2 मंथ। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनीज। मैक्सिमम लिमिट जो है कितना होना चाहिए किसी भी जो है कि कंपनी की, पब्लिक कंपनी की जो है होल्डिंग, जो है डायरेक्टरशिप की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम जो उसकी जो मैक्सिमम जो होल्डिंग मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो होती है आपकी 15 कंपनीज। 50 कंपनी जो है आपका वहाँ पे जो है मैक्सिमम माना जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर मोर देन डैश। किसी भी कंपनी में, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर को मिनिमम जो उनका पीरियड होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट का जो पीरियड होता है वो हमारा होता है 5 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर में भी वो आ सकते हैं एज अ MD, ठीक है, एज अ MD वो आ सकते हैं, बट जो मिनिमम जो टेन्योर होता है वो होता है उनका 5 ईयर का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहला जो है कि हो जाएगा प्राइवेट ओनरशिप, तो ये तो जो है कि नहीं होगा। दूसरा होगा प्राइमरी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव, नहीं। तीसरी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डज नॉट कम विद इन द परव्यू इन 1991 इंडस्ट्री पॉलिसी फॉर रिजर्वेशन फॉर पब्लिक सेक्टर। ऐसा कौन सा नहीं अभी आया था पब्लिक सेक्टर के उसमें पॉलिसी में, ठीक है। तो ये जो है कि हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट के हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के जो है कि इनको जो है कि पब्लिक सेक्टर के उसमें नहीं लाया गया था परव्यू में। आपके एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, एम्यूनेशन, कोल एंड इग्नाइट जो है जितने भी हैं, ये सब सारी जो है कि आपकी गवर्नमेंट के उसमें आती हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, और जो हैंडीक्राफ्ट है ये आपके जो है कि उस टाइम तक जो है पब्लिक सेक्टर में भी इसको नहीं लिया गया था। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन। प्लानिंग
जो हमारा किस पे बेस्ड होता है, तो प्लानिंग हमारा जो बेस्ड होता है वो हमारा होता है फोरकास्टिंग पे। ठीक है, प्लानिंग फोरकास्टिंग में यहाँ पे हिंट क्या दिया है, प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लिश देम। प्लानिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कैसे कैसे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, है ना, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्लानिंग में करते हैं। तो फोरकास्टिंग मतलब कि आप पहले से सारी चीज़ें उम्मीदें लगा के, पूर्वानुमान लगा के सारी चीज़ें करने के लिए आप वहाँ पे शुरू करते हो अपना काम, एम बनाते हो। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 46 का वो होगा बी, फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, प्लानिंग डू नॉट कंसीडर। प्लानिंग में हम क्या चीज़ें नहीं कंसीडर करते हैं, तो चॉइस, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चॉइस भी आपको पता है कि क्या आप चूज़ कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो चॉइस वहाँ पे तो कंसीडर करोगे ही करोगे। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि आपका कंसेप्ट या फिर एरिया हो जाता है कहीं पे भी आप, चाहे आप अपने कंपनी में हो, आप अपने घर में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, तो कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो, और कोऑर्डिनेशन, आप प्लानिंग कर लिए, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी वर्कर आपके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या फिर आपके जो भी सीनियर वो आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके प्लानिंग का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर सी, मशीन, जो कि प्लानिंग का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 48 की, शॉर्ट टर्म प्लान गाइड्स। शॉर्ट टर्म जो प्लान जो होता है वो हमारे किसके लिए होता है, तो यहाँ पे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं वहाँ पे जो है कि आपके शॉर्ट टर्म जो प्लान होते हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर 48 का, लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की, पार्टिसिपेटिंग इन प्लानिंग प्रोसेस मेक्स। जो प्लानिंग जो है कि हम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रोसेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वो जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है हमारा इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग जो होता है वो हमारा जो इफेक्टिव प्लानिंग है वो हमारे जो है कि पार्टिसिपेटिव जो होता है वो हमारे प्लानिंग में आता है। प्लानिंग में जो पार्टिसिपेटिव होता है वो इफेक्टिव प्लानिंग जो है हमारी, वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, निगेटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट आर नॉट द बेसिक फॉर। तो यहाँ पे निगेटिव एटीट्यूड होंगे, कमिटमेंट्स निगेटिव होंगे, तो ये जो है कि क्या नहीं है बेसिस हमारे। अगर इफ़ेक्टिव प्लानिंग आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए अच्छी प्लानिंग कर रहे हो अगर किसी भी चीज़ के लिए अच्छी प्लानिंग करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ जो भी हैं वो कोऑपरेट अच्छे करने चाहिए। तो इसलिए इफेक्टिव प्लानिंग के लिए जो नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव कमिटमेंट ये जो है कि यहाँ पे बेसिक नहीं है, ठीक है, बेसिस नहीं है अच्छी प्लानिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 50 का वो हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर जो है इफेक्टिव प्लानिंग के लिए ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये है आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट PDF आपको शेयर किए जाते हैं, आपको जो है कि जॉब की नोटिफिकेशन दी जाती है, और आपको जो है कि आपको जितनी भी क्लास की नोटिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाती हैं। तो जुड़िए डिफरेंट एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल में। थैंक यू सो मच।